एपिसोड की शुरुआत में हम लिली को देखते हैं। वो मास्टर माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था जो जगह बहुत ज्यादा दूर होती है और वो अभी अकेला ही यहाँ पर आया हुआ था क्योंकि लेवल 5 के जो मैजिशियन होते हैं वही मास्टर माउंटेन पे जा सकते हैं। उसके दोस्त लोग अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे तो वो लोग यहाँ नहीं आए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार लिली मास्टर माउंटेन पे आकर पहुंच चुका था। ओल्डमैन उसके स्टेशन बॉय के अंदर से इससे कह रहा था कि यहाँ पर जरा तुम सावधान रहना क्योंकि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कई सारे लोग भी होंगे जो कि तुम्हें लूटने या फिर तुम्हें मारने की भी कोशिश करेंगे, तो उन सभी से जरा संभल के ही रहना। इस वजह से लिली जैसे ही आगे बढ़ा था वहाँ पर कई सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं जिन्होंने चारों तरफ से लिली को घेर लिया था। अब वो हर तरफ से आने के बाद लिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लिली भी अपनी पावर को यूज करता है और उन सभी की वाट लगाने को तैयार था। लेकिन जब यहाँ पर बैटल और ज्यादा इंटेंस हो ही क्या पाता और हम लिली को एक्शन में क्या देख पाते कि उससे पहले वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है जो कि अर्नेस्ट एकेडमी का ही था। वो लिली को देखकर कहता है कि अरे तुम लिली हो, मुझे लगा तुम कोई और हो, इसलिए मैंने अटैक करवा दिया तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पता है कि जो लोग यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक कर रहे थे ना, ये सारे के सारे वॉरियर है जिनको मैंने ही पैसा दिया है यहाँ पर आने के लिए ताकि मैं इस मास्टर माउंटेन को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाऊं क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ ना, तो मुझे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को लोकल है ये लोग, साथ में लेता हूँ तो ये लोग हेल्प कर देंगे इस मास्टर माउंटेन को अच्छे से एक्सप्लोर करने में मेरी। वो बाकी जो उसके वॉरियर वगैरह थे उनको भी लिली से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी अर्नेस्ट एकेडमी का सबसे कमाल का बंदा है जिससे 15 साल की एज में अपना लेवल 5 का मैजिशियन हो चुका है। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है। तो वो वॉरियर भी कहते कि माफ करना लिली, हमने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। अब जब तुम इसके साथ हो तो हम तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे, हम सब आपस में दोस्त की तरह रहेंगे। लेकिन जैसा कि तुमने सुनी लिया कि हमें यहाँ पर आसपास का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा खतरों से भरी हुई है। तो तुम्हें खुद के दम पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम इसी तरह से मुसीबत में पड़ते जाओगे। यहाँ पर सिर्फ एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना, वो चीज ये है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें न किसी के ऊपर भरोसा करना ना कुछ और करना, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना। इसी तरह से तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, वरना यहाँ पर नहीं रह पाओगे। तो वो जो स्टूडेंट था वो लेने से कहता है कि तुम इतना सोच के रहो, चलो ना हमारे साथ ही चलते हैं ना, हम सब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे और हमें इस जगह को एक्सप्लोर करने में परेशानी भी नहीं होगी। तो लेने कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, हम सब एक साथ चलते हैं इस मास्टर माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए। लेने अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये जो स्टूडेंट है वो मेरी ही क्लास का है, इसका नाम बीशा है, तो हाल फिलहाल तो मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा टाइम तक भरोसा नहीं करूंगा। जैसे मुझे मौका मिलेगा ना मैं इन लोगों को छोड़कर अपना अलग रास्ता चुन लूंगा क्योंकि भरोसा करना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है जैसे कि यही लोग कह रहे थे। तो भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है मेरे लिए। और इसके बाद ये सारे के सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ हम उसी एग्जीबिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोन कार्विंग्स मौजूद होती है। यहाँ पर एक ओर्नामेंट मौजूद था जो कि सारी की सारी कार्विंग्स को बड़े ध्यान से देख रहा था और देखने के बाद वो ये कहता है कि जितनी भी कार्विंग्स यहाँ पर मौजूद है ये सारी उतनी खास भी नहीं है, सब नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। लेकिन वहाँ पर एक लड़की होती है जो सभी को इस जगह के बारे में बताती है, जैसे टूर गाइड हो गया ना उस तरह से। तो वो उस ओल्डमैन से कहना चाहती कि आपको ये कार्विंग पसंद नहीं आ रही लेकिन फिर भी आप घंटों घंटा यहाँ पर रहकर सारी कार्विंग्स देखते हैं, तो ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है ना। तो ओल्डमैन कहता है कि मैं ऐसी कार्विंग की तलाश में हूँ जो देखते साथ मेरा दिल एकदम खुश हो रहा है, लेकिन वैसा मिलता ही नहीं मुझे, तो जो मिलता है उसमें काम चलाना पड़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ा था उसको वहाँ पर एक कार्विंग नजर आती जो कि असल में एक अजीब से बीस जो ड्रैगन जैसा लग रहा था उसकी होती है। उसको देखकर ओल्डमैन कहना चाहते कि वाह ये कमाल का है, ये किसने बनाया है, इसको नॉर्मल वेपन से बनाया ही नहीं जा सकता, इसके लिए या तो कोई खास मेथड लगा होगा या तो कोई खास वेपन लगा होगा जिसके जरिए इसको कार्व करके बनाया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसने भी ये बनाया है वो बंदा होगा तो कमाल का। मुझे ख्याल आ रहा है कि एक बहुत ही मिस्टीरियस सा वेपन आता है जिसको कई हजार साल पहले इस्तेमाल किया जाता था, तो हो सकता है कि उसी वेपन के जरिए इस कार्विंग को तैयार किया गया होगा। लेकिन वो वेपन किसके पास हो सकता है क्योंकि इस वेपन का तो लोग आजकल इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। वो उस लड़की से कहना चाहते कि क्या तुम ये वाली कार्विंग मुझे बेचोगे, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं यहाँ पर इसके 100 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ और पसंद आएगा तो मैं और भी खरीद लूंगा। तो वो लड़की कहती कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। तो ओल्डमैन कहता है कि ये ऑक्शन जो तुम कर रही है वो कितने टाइम तक चलेगा, अगर हफ्ते भर और चलता है ना तो एक काम करो, जब मैंने इसको 100 सोने के सिक्कों में खरीदा है ना इसका प्राइस टैग हटा दो, मुझे पता है कि कोई दूसरा इंसान यहाँ पर आएगा जो इसको 100 से भी ज्यादा कीमत है खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, तब मैं उसको बेचकर अपना प्रॉफिट निकालूंगा। ये ओल्डमैन था कौन पता तो नहीं लेकिन इसके पास नॉलेज काफी ज्यादा था बिजनेस का, अभी इसने खरीदा भी नहीं किया, अभी पर बेचने की तैयारी में लगा था ताकि अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। दूसरी तरफ बीशा लेने से कहना चाहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा उत्सुकता क्यों मची हुई थी मास्टर माउंटेन पे आने की, तुमने अपना लेवल 5 का मैजिशियन ब्रेक थ्रू भी इसीलिए किया था कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ सको, तो ऐसी कौन सी खास चीज तुम्हें यहाँ पर नजर आ गई जिसके लिए तुम इतने ज्यादा बेताब हो कि कोई यहाँ पर कमाल का ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, सिर्फ तुम जानते हो। तो लेने कह रहा है कि तुम भी तो यहाँ पर आए हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए भी ये सवाल कर सकता हूँ, वैसे कोई खास बात नहीं है, तो बस यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर आया हूँ, सोचा कि यहाँ पर अच्छी जगह होगी जिसकी वजह अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सका। मैंने सुना यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल स्टोन्स होते हैं जो कि मास्टर के भी क्रिस्टल स्टोन हो सकते हैं या फिर मैजिकल क्रिस्टल स्टोन भी हो सकता है, तो वो सब चीज ना मैजिशियन को हेल्प करती है उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज करने में। तो वही सारी चीजें मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया क्योंकि अगर बाहर जाने के बाद इन क्रिस्टल को खरीदा जाए तो उनकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, काफी सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। तो वो डीशा भी कहना कि मैं भी कुछ इसी तरह के इरादे से यहाँ पर आया हूँ। तो मैं कह रहा था कि हम दोनों एक साथ बिल्कुल पक्की वाली टीम बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और क्रिस्टल वगैरह ढूंढने के कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें ढूंढेंगे जो हमारी हेल्प कर सके, उसके बाद हम दोनों का बराबर फायदा होगा। क्या कहते हो, सही प्लान है ना मेरा? लेवल 6 के मॉन्स्टर को मारेंगे, उसके अंदर से उसका स्पिरिट क्रिस्टल कोर बाहर निकालेंगे जो
कि हमारे बहुत फायदेमंद साबित होगा। तुम हमारे साथ हो तो मुझे लगता है कि लेवल 6 छोड़ो लेवल 7 की भी मॉन्स्टर को हम आराम से मार पाएंगे, उसका भी स्पिरिट को बाहर निकाल लेंगे। इसलिए हमारा साथ दो, हमारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। अगर किसी क्रिस्टल को हम लेवल 7 के मॉन्स्टर को मारने के बाद बाजार में ही बेचेंगे ना तो करीब करीब हजार दसों हजार सोने के सिक्के उसके बदले मिल सकता है। ना पैसों की कमी होगी ना कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कमी होगी। इसलिए हम दोनों को साथ देना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन वो जो वॉरियर उनके साथ घूम रहे थे वो लोग कहना चाहते कि देखो सपने देखना अच्छी बात है लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से देखना चाहिए। तुम लोग अभी लेवल 5 में मौजूद हो, बहुत गिर पड़ के अगर मेहनत की ना तो लेवल 6 के मॉन्स्टर को तुम मार लोगे, लेकिन तुम लेवल 7 के मॉन्स्टर को देखोगे ना तो सच बता रहा तुम लोग उसको मारने का इरादा तो छोड़ो, इतनी जान लगाकर भागोगे अपने आर्नेस एकेडमी की तरफ से, उसकी लिमिट का अंदाजा नहीं होगा। और तुम सपने देख रहे हो कि लेवल 7 के मॉन्स्टर को मारकर उसका स्पिरिट को बाहर निकालोगे, ये कल्पना से भी परे चीज है। तो ये सुनकर डीशा कहना चाहता है कि तुमको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कमजोर है? नहीं, हम लोग कमजोर नहीं है, हमारे पास बहुत पावर है। देख लेना अगर लेवल 7 का मॉन्स्टर यहाँ पर आता है ना, सबसे पहले मैं ही वो इंसान रहूंगा जो कि जाकर उसके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों ने जितना हमें कमजोर समझ के रखा था हम लोग असल में उतने कमजोर है नहीं। हमारे पास बहुत सारी पावर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिम्मत है। उसका नमूना हमें कुछ ही टाइम के अंदर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि किसी ने दूर से ही तीर चला दिया था डीशा के ऊपर, जिस वजह से उसके तीर ना आर पार हो जाता है, वो खून की उल्टी करने लग गया था। लैनी और बाकी लोग वहां से भागने लग जाते क्योंकि यहाँ पर कई सारे दुश्मन आ चुके थे जिन लोगों ने तीर चलाना शुरू कर दिया था इनके ऊपर। लेकिन लैनी और बाकी उन दुश्मनों के इलाके में पहुंच चुके थे तो उन लोगों ने इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डीशा अब अपनी जान गंवा चुका है। वो इतना सही बंदा लगा था, इतनी हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन अफसोस कि उसकी एक तीर की वजह से जान चली गई। लैनी भी परेशान हो जाता कि ये क्या हो गया, ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आकर पहुंच गई, है कौन लोग जो हमारे पर हमला कर रहा है। जो लोग यहाँ पर आते वो लोग कहना चाहते कि देखो तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं सब कुछ हमारे हवाले कर दो, वरना जिस तरह से एक बंदे को टपकाया है बाकी को टपकाने में हमें मिनट भर भी नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि सारे के सारे तुम्हारी कीमती चीजें यहाँ पर रख दो। और मैं यहाँ पर लेने को समझा था कि लेने को नहीं लगता कि ये लोग ना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब इन लोगों ने दिशा के ऊपर तीर चलाया ना उसके अंदर स्पीड ऑफ मैजिक की पावर थी। ये बहुत ही खास पावर होती है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने जब तीर चलाया ना तो ये अपने टारगेट को किसी भी तरह से हिट करके ही रहता है। इसी वजह से एक बार के अंदर दिशा यहाँ पर मारा गया। मुझे लगता है कि ये लोग नॉर्मल है, इतनी आसानी से इनका मुकाबला कर पाओगे तुम। जहाँ तक मेरा अंदाजा था जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना उनकी पावर आराम से लेवल 5 की मैजिशियन रैंक पे या फिर उससे भी ऊपर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का तीर उन लोगों ने चलाया था वैसा तीर इस्तेमाल करना लेवल 5 से नीचे की मैजिशियन की बात ही नहीं है। तो तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम यहाँ से भागने का भी क्यों ना ट्राई करो, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा है कि शायद यहाँ से तुम्हारा बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा इन लोगों से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। तो ये देखने के बाद लेने जाता कि लगता है कि भागकर भी कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर लड़ना ही बेहतर होगा। वो उन वॉरियर को इशारा कर देता कि मेरे 3 गिनने पर एक साथ जाएंगे हम उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जैसे लेने ने यहाँ पर इशारा किया था सारे के सारे वॉरियर वहाँ पर आ जाते हैं और लेने भी बीच में आकर पहुंच चुका था। सभी लोग अपनी पावर को यूज करते हैं और सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग गए थे जो लोग यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने को आए थे। दोनों तरफ से यहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं ना वो बिल्कुल निंजा जैसे और एकदम वॉरियर जैसे लगते थे और हर बार ज्यादातर वो तीर ही इस्तेमाल किया करते, जिस वजह से उनके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन लेनी और वॉरियर ने मिलकर काफी सारे उन बदमाशों की वाट लगा कर रख दी। वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन इससे नुकसान ये भी होता है कि वॉरियर की भी जान जाने लग जाती है, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी गिनती भी नहीं थी। और यहाँ पर लेनी को अगर वॉरियर के साथ मिला भी दिया जाए तो भी बहुत 3-4 लोग ही थे। अब 3-4 लोग की पूरी आर्मी का मुकाबला करने की हलवा भर तो नहीं है ना, इस वजह से कई सारे वॉरियर मारे जाते हैं। तो मजबूरी में आकर लेनी और बाकियों को वहाँ से छुपना पड़ता है। उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था छुपने या फिर भागने के अलावा। और मैं लेने से कहा था कि इनकी जो पावर है सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। ये इतनी स्पीड से तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं और तुम्हारे अटैक को काउंटर कर सकते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। पता नहीं ये लोग ने यहाँ पर कहाँ से ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो भी है खतरनाक तो बड़े ज्यादा है ये लोग। हो सकता है यही वो लोग होंगे जो भी इस जंगल के अंदर आता होगा, इस माउंटेन के ऊपर आता होगा, इनको लूटने का काम करते होंगे, वो चोर चुपके होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर लेनी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ से भागने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन तुमने गलत फैसला लिया उनसे फाइट करने का। अब देखो अब तुम ऐसी जगह पर फंस चुके जहाँ पर चारों तरफ से उन लोगों ने जगह को घेर लिया। अब कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। लेनी अभी यहाँ पर सोच रहा था वो क्या करे क्या नहीं करे कि तब तक कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता जो सीधा अपना तीर स्टार्ट करके लेने के ऊपर अटैक करने वाला यहाँ था कि बस बहुत हो गया, कहाँ तक छुपेगा, मैंने तुझे ढूंढ लिया और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेने तो बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी वुडमैन को देखते हैं जो कि 100 सोने के सिक्कों में उस स्कल्पचर को खरीदने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे भी काम करने वाला था ना कि उससे पहले ही दूसरा एक बंदा वहाँ पर आकर पहुंच जाता है जो कि 300 सोने के सिक्कों में अभी के अभी वहाँ पर वो स्कल्पचर खरीदने के लिए तैयार होता है। और मैंने अभी तक की पैसे देकर डील फाइनल नहीं की थी। वो सोच रहा था कि पहले यहाँ पर सोने खरीद लेगा उसके बाद महंगे में बेचेगा, लेकिन अभी तक इसकी डील फाइनल नहीं हुई कि तब तक दूसरा बंदा वहाँ पर आकर पहुंच चुका था। जिस वजह से ओल्ड में परेशान रहते कि यार मेरे को लग गया अब कुछ बहाना करना पड़ेगा इस स्कल्पचर को बचाने का। तो वो कहना चाहता है उस दूसरे बंदे से कि देखो तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन जितनी भी स्कल्पचर को तुम देख रहे हो ना वो बिल्कुल यूजलेस है, जस्ट एवरेज है वो सब। तो 300 रुपए इसके ऊपर खर्च करना बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम्हें दूसरे और अच्छे मिल जाएंगे। वो दूसरे स्कल्पचर दिखाने लग जाता है जो कि बेकार थे और उतने खास भी नहीं थे, बस इसलिए ताकि उस बंदे का ध्यान हट जाए, क्योंकि वो स्कल्पचर जो 100 की कीमत के थे अगर दूसरा वाला बंदा उसको 300 भी खरीदे तो आराम से बाद में वो और ज्यादा महंगे में बिक सकता है। इससे वो
और मैं नहीं चाहता कि उसके हाथों से ये स्कल्पचर निकल जाए। लेकिन वो जो दूसरा वाला बंदा था वो कहता कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर यही स्कल्पचर पसंद आ रहा है और मैं यहाँ पर इसकी अगर चाहूँ तो 1000 सोने के सिक्के की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लिखा तो 300 है लेकिन मैं दूंगा 1000। अब तो मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पर 1000 में इसको खरीदना चाहेगा वो बंदा किसी भी तरह से स्कल्पचर को हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये बहुत महंगा बिक सकता है। मुझे ऑप्शन सभी को दिखाती है वो लड़की तो बहुत ज्यादा खुशियां कहना चाहती है अगर आपको 1000 में चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर भी 1000 का बोर्ड लगा देती है। 1000 में आपका हुआ ऑप्शन खत्म होने से पहले अगर किसी ने 1000 से ज्यादा की कीमत नहीं लगे तो मैं आपके घर में ये डिलीवर करवा दूंगी। और अगर ऑप्शन खत्म होने से पहले किसी और ने 1000 से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो गया तो आपको और अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो बंदा तो यहाँ पर तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेगा कि हाँ ठीक है मैं चलेगा, मुझे ये चलेगी। अगर 1000 से कीमत बढ़ती है ना तब भी मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो मुझे पसंद आ जाएगा। और मैं परेशान हो गया था कि यार मैं तो लग गया अच्छा वाला प्लान बना कर रखा था कि मैं इससे बहुत ही मस्त वाला प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन लगता है यहाँ पे मेरा प्लान भी चौपट हो गया और ये मुझे कंगाल करके छोड़ेगा अगर मैं उससे ज्यादा कीमत बढ़ा दूं तो। और मैं कहता कि देखो मैं 1200 कीमत देने के लिए तैयार हूँ एक के, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो ये मुझे सेल कर सकते हो अभी कह रहे। इसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना कि और अच्छे जो स्कल्पचर होंगे उसको दिखाने में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसकी कीमत ज्यादा आगे चलकर बढ़ सकती है। तुम ये वाले 1200 में मुझे दे दो, मेरा फायदा हो जाएगा और तुम्हारा तो फायदा वैसे भी है कि मैं तुम्हें और भी अच्छी चीजें सस्ते में दिलवा दूंगा। क्या कहते हो, मस्त आइडिया है नहीं? लेकिन वो बंदा कहता कि बाहर में जो 1200 लेकर मैं तो उसको 1300 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरी कीमत है 1300, अगर तुम इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो तो फिर आगे मैं और भी बढ़ा दूंगा, लेकिन भूल जाओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें वो स्कल्पचर देने वाला हूँ, ये मेरे ही हो गए। तो मैं कहता कि यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता मैं काफी टाइम से इसके ऊपर नजर रखे हुए था, मुझे किसी भी तरह से ये स्कल्पचर चाहिए थे। मैं बाकी को भी यहाँ पर इसके ऊपर नजर डालने के लिए नहीं देख रहा था और तुम तो यहाँ पर जिद पर ही आ गई कि तुम्हें किसी भी तरह से चाहिए। तो वो बंदा कहना चाहता कि मैं यहाँ पर 1500 कीमत लगाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने तुमसे कह दिया ना कि 1500 के ऊपर जाएगा तभी मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम भूल जाओ उसको कि ये किसी और का होने वाला है, तो मैं लेकर ही रहूंगा। तो ना चाहते भी उस ओल्ड को कीमत बढ़ानी पड़ती है। वो कहता है कि ठीक है मैं 1600 देने के लिए तैयार हूँ, मैं 1600 में इनको खरीद लूंगा। तब जाकर वो बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ये स्कल्पचर मुबारक हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसने भी इस स्कल्पचर को बनाकर यहाँ पर बेचा है ना उसने सिर्फ 1500 के अंदर उसको बेचा। मैंने तुम्हें यार 100 और नुकसान करवा दिया। इसकी ओरिजिनल कीमत 1500 ही थी। मुझे लोगों का नुकसान कराने में बड़ा मजा आता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए था। और मैं पागल हो जाता कि तेरी तो तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन फिर भी बंदा ये खुश था क्योंकि उसको अभी भी लगा था कि स्कल्पचर जिसने भी बनाया ना वो बंदा लाजवाब होगा और ये स्कल्पचर बनाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि लेली है। और उसने ये सारे के सारे स्कल्पचर तैयार किए तो लोग अभी भी यहाँ पर हैरान होते कि वो कौन सा इंसान था जिसने स्कल्पचर बनाया है। सालों का एक्सपीरियंस होगा उसके पास ये स्कल्पचर बनाने का, तभी तो इतना परफेक्ट वो बनाया, जबकि उनको नहीं पता कि कुछ ही दिनों की मेहनत के लिए लेली इतना परफेक्ट हो गया स्कल्पचर बनाने में कि वो इससे भी अच्छा बना सकता है। तो यही लोग पता करने में लग जाते कि आखिर वो स्टूडेंट है कौन हमारा जिसने इस स्कल्पचर को तैयार किया। उनको नजर नहीं आ रहा था कि लेली ये काम करने वाला हो सकता है, लेकिन अभी उनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि इसको जो स्कल्पचर थी इसको बेचने के लिए उसके दोस्त वगैरह आए थे, लेली नहीं आया हुआ था। तो कुछ जो ऑलरेडी एक्सपर्ट वगैरह थे ना इस स्कल्पचर वगैरह में वो लोग आते हैं उसी अनस एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलने के लिए। और यहाँ आने के बाद वो कहने लगे थे कि तुम्हारे किसी स्टूडेंट ने इतने कमाल के स्कल्पचर को बनाया है क्या? अगर बनाया है तो ये बहुत कमाल की बात है, हम उससे मिलना चाहते हैं क्योंकि जो स्कल्पचर उसने तैयार किया है ना वो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि शायद कोई बड़े से बड़ा मास्टर भी इतनी जल्दी इसको तैयार नहीं कर पाएगा। ये तुमने एज बताइए कि उससे 15 साल का, 15 साल में ये कारनामा कर दिखा, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए इसको तैयार करने में। मुबारक हो तुम्हारी अनस एकेडमी को, तुम्हारी एकेडमी के अंदर एक ऐसा बंदा, ऐसा कमाल का हुनरमंद इंसान है ना जो कि हर चीज को बना सकता है। वो तुम्हारी एकेडमी की किस्मत बदल देगा। मिलना तो हम उस लेने से चाहते थे लेकिन वो कह रहे हो तुम लोग कि अभी वो मौसम माउंटेन पे गया, तो ठीक है हम इंतजार करेंगे उससे मिलने का। वो जो एग्जीबिशन हॉल है वहाँ का बंदा होता है वो कहना चाहता है कि मैं तो लिली को अपना स्पेशल कार्ड देना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर लिली के नाम का एक एग्जीबिशन हॉल बनाऊंगा जिसके अंदर लिली के बनाए हुए सारे स्कल्पचर मौजूद होंगे और मैं उसको बढ़िया कीमत भी देने वाला हूँ। अगर उसको ये ऑफर पसंद आता है तो जरूर उसको जाकर ये ऑफर बताना। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे एग्जीबिशन हॉल के लिए काम करे और स्कल्पचर बनाकर हमें प्रोवाइड करे जो कि हमारे लिए और आपके अनस एकेडमी की नाम रोशन करने के लिए, उसकी शान बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कमाल के होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए और लिली को भी कहना चाहिए कि वो इस ऑफर पे हामी भरे। हम तो उसके लिए पहले से पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पर डालिया भी मौजूद होगी जो सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो अच्छी बात है कि लिली की कितनी तारीफ हो रही है। इस तारीफ को बिल्कुल डिजर्व करता है। खुद देखा कि वो कितनी कमाल के स्कल्पचर बनाता तो उसकी तारीफ होना तो बनता ही है। एग्जीबिशन हॉल का जो मास्टर था वो अपने मन में सोचा था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं उससे लिली से मिलूंगा, वो कितने कमाल के स्कल्पचर बनाता ना, उसके स्कल्पचर बनाने का दीवाना हो गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो जितनी खतरनाक जगह पर गया है ना वहाँ पर उसको कुछ हो ना जाए। मैं तो बस चाह रहा कि वो सही सलामत वहाँ से लौट कर आ जाए और मुझे वो काम करे। वहाँ कुछ हो गया तो मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और इसके बाद हम लिली को देख पाते हैं तो अभी भी वहाँ पर उसी जंगल के अंदर मौजूद था मॉन्स्टर माउंटेन वाले और वहाँ पर वो बदमाश लोग जो थे वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिली थोड़ा सा परेशान था कि मैं अब यहाँ पर अपने आप को कैसे बचाऊंगा। वो कहना चाहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब और ज्यादा छुपकर कोई मतलब होने वाला, क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ और ज्यादा टाइम तक मैं यहाँ पर खुद को छुपा भी नहीं सका। तो जब छुपने का रास्ता खत्म हो चुका तो अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा हुआ और वो रास्ता है लड़ने का। मुझे लड़ना ही होगा। तो जो बंदा आसपास घूम रहा था लिली को देख चुका था उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लिली तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपने एलिमेंट की पावर को यूज करने के बाद सीधा उसके ऊपर अटैक देकर मार चुका था। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वो बंदा वहाँ से पहले ही हट चुका था। उसको पता था कि लिली कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इस वजह से उसने अपने आप को पहले छुपा लिया था। और जैसे लिली वहाँ पर आकर अटैक करता है
उसके अटैक तो वेस्ट हो जाते हैं, उसका अटैक लगे ही नहीं उसको, लेकिन वो बंदा पीछे से लिल्ली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो पहले से तैयार बैठा हुआ था कि उसको पता था लिल्ली ये हरकत करेगा, लेकिन वो लिल्ली के अटैक से भी बच गया और उल्टा अब लिल्ली के ऊपर ही वो अटैक करना शुरू कर चुका था। लिल्ली समझ जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो बिल्कुल शातिर हैं और बड़े प्लान के साथ यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो इनको मार पाना, इनसे मुकाबला करना उतना ही ज्यादा टफ होने वाला है। वो तुरंत अपने एलिमेंट की पावर को चारों तरफ फैला देता है और चारों तरफ पावर को फैलाने के बाद वो देख रहा था कि आखिर वो बंदे कहाँ छुपे हैं और कहाँ छुपकर वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उसके एलिमेंट की पावर जैसे उसको पता चलने लग जाता है कि वो लोग कहाँ पर छुपे हैं, तो मौका देखकर लिल्ली वहाँ पर जाता और सीधा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। जैसे वो लोग छुप कर अटैक कर रहे थे, अब लिल्ली उनके सामने खुल्लम-खुल्ला जाकर अटैक कर रहा था और उसके अटैक काफी कमाल के थे, जिस वजह से बंदे यहाँ पर उतना कुछ लिल्ली का बिगाड़ नहीं पाते। वो हालांकि लिल्ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिल्ली अपना बहुत ही जल्दी हाथ थोड़ी ना मारने वाला था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता उन लोगों के बाद, जिस वजह से उन लोगों की हालत खराब होने लग गई थी। वो लोग एक बार में बार-बार अटैक करने की कोशिश करते लिल्ली के ऊपर, लेकिन लिल्ली उनके हर अटैक से बच जाता। वो छुप जाता कभी बीच में, तो कभी बीच में सामने से आने के बाद उनके ऊपर अटैक किया करता। जिस तरह से वो खेल खेल रहे थे, अब उसी तरह का खेल खेलते हुए लिल्ली भी उनको जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन तभी हम देख पा रहे कि एक बंदा सीधा अचानक में लिल्ली के सामने आ चुका है और उसके ऊपर वो तीर चला चुका है, लेकिन उसने जो तीर चला लिल्ली को जाकर वो लग गया। अगर वो तीर उसको लग गया तो क्या इससे उसकी भी जान चली जाएगी, जैसे कि बीच में यहाँ पर मारा गया। ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, नीचे हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या लिल्ली ने खुद को बचा लिया या फिर कोई और आया उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में लिल्ली फंस चुका था, यहाँ पर उसका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे लिल्ली अपने आप को बचाता है, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।